वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो उसमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या अलग अलग टाइप्स है, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसको बोला गया है एक वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत मतलब कि एक महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है और हरे पौधों के, जहाँ पे क्या होता है शुगर यानी कि शर्करा का सिंथेसिस होता है। किसका इस्तेमाल करके? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके शुगर यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ये प्रतिक्रिया जो है लाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो संश्लेषण होता है शुगर का प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है, इसमें लाइट एनर्जी जो है माने कि प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, कहाँ पर? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनके जो बंधन है, रासायनिक बंधन है, उनके बीच में बंधन में वो ऊर्जा स्टोर रहती है। तो ऑर्गेनिक मैटर में वो ऊर्जा स्टोर रहती है और विच इज़ यूजुअली द कार्बोहाइड्रेट। तो जो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ऊर्जा स्टोर रहती है वो साधारणतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रतिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो इसको कभी कभी कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं, मतलब कार्बन को इकट्ठा करना, उसका उपयोग करना कोशिका के अंदर, इसलिए इसको कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 पानी के अणु, ये दोनों मिल करके ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के में प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका जो रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो निकलता है वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये जो प्रतिक्रिया है ये इसकी टोटल रिएक्शंस है, इसमें अलग अलग जो भाग हैं उसको हम इसके बाद देखेंगे। तो जस्ट टू रिव्यू करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऐसे सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। तो ये थाइलाकॉइड्स हैं, थाइलाकॉइड को मिल के जो है उसको ग्रेना बोला जाता है और बाकी का जो खाली जगह रहता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट इस ग्रेना के अंदर यानी कि इस थाइलाकॉइड के अंदर जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल रहते हैं, अणु रहते हैं, जहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया शुरू होती है। तो इसकी प्रतिक्रिया जो है मेनली 2 भाग में होती है। एक जो है जब लाइट प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसको यूज़ करने वाले ऐसे कुछ अणु बनाए जाते हैं, तो वो प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर होती है, जो ग्रेना में होती है, जहाँ प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है। और बाकी जो प्रतिक्रिया है जो केल्विन साइकिल जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो जो है इसके बाकी जगह पे जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं वहाँ पर होती है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा ये 2 चीज़ें हैं। स्ट्रोमा जो खाली जगह है इसके अंदर, तो जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की जो पहली प्रतिक्रिया है लाइट रिएक्शन वो यहाँ पे होती है और बाकी का प्रोसेस जो है स्ट्रोमा में होता है। तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस यानी कि औजार जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको अगर हम देखेंगे तो ग्रेना जो होता है जिसमें 5 से 25 डिस्क जैसे थाइलाकॉइड्स होते हैं, तो इसी के अंदर जो क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं या दूसरे जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रेना में ही पाए जाते हैं, यानी कि थाइलाकॉइड्स में पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड्स का ही कलेक्शन को हम ग्रेना बोलते हैं। तो ऐसे बोले तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि जो पिगमेंट है जो कि जिसमें प्रकाश को जो एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, वो ग्रेना में या थाइलाकॉइड में पाई जाती है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है जो कि फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा लेते हैं, ये 3 प्रकार के हैं। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स और तीसरा है फाइकोबिलिन्स। तो ये फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ये 3 तरह के पिगमेंट्स हैं जो कि प्रकाश को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको उसकी ऊर्जा को रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में, उस फॉर्म में उसको बदलते हैं। तो
कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इसमें एक्चुअली दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हुआ, तीसरा फाइकोबिलिन्स हुआ और पहला क्लोरोफिल हुआ। तो ये तीन तरह के पिगमेंट्स जो है जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल में दो तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इनको अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इनमें क्या चीज़ मिलता है उसको देखें, तो क्लोरोफिल ए का अगर देखते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है। तो C55H72O5 और N4 और Mg, मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम रहता है। तो ये क्लोरोफिल ए है। और क्लोरोफिल बी का जब हम देखेंगे तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिर्फ इसमें जो अणुओं की संख्या है उसमें थोड़ा अंतर रहता है। उसमें N4 इसमें 70 है, उसमें 72 है, इसमें ऑक्सीजन 6 है, उसमें 5 है। तो बाकी देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसके बीच में रहता है, इसलिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है फोटो क्लोरोफिल के बनने के लिए। उसमें रिंग जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बीच में मैग्नीशियम रहता है और बाकी जो है वो रिंग जैसे स्ट्रक्चर उसके चारों तरफ रहते हैं। तो ये बीच में जो है मैग्नीशियम का एक परमाणु रहता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों में ये एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। और बैक्टीरिया, इसके अलावा बैक्टीरिया में जब हम देखते हैं तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये 4-5 तरह के क्लोरोफिल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर रहता है। तो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल उसमें ए, बी, सी, डी, ई टाइप के पाए जाते हैं, और जबकि हायर प्लांट्स में जब हम देखते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। जो दूसरे तरह के हैं कैरोटीनॉइड्स, जिसको कि येलो या ऑरेंज पिगमेंट बोलते हैं। तो येलो या ऑरेंज पिगमेंट इसमें दो तरह के, जैसा हमने देखा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। तो कैरोटीन्स जो है वो सिंपली हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है और कुछ नहीं है। और जो ज़ैंथोफिल है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन के अणु भी पाए जाते हैं, परमाणु भी पाए जाते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो है ये येलो या ऑरेंज टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो इनका काम ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उस लाइट एनर्जी को एक क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र करते हैं। तो लाइट का कुछ हिस्सा जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको क्लोरोफिल में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये दूसरा एक काम इनका है कि ये फोटोडायनामिक डैमेज, फोटोसिंथेटिक एपरेटस, ये जो क्लोरोफिल ए, बी और ये सारी चीज़ें हैं, इनमें जब ऑक्सीजन जब इनके यहाँ आता है तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके ये जो है एपरेटस जो ये सब नष्ट हो सकते हैं। तो ये जो है प्रिवेंट करते हैं, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये उसके डैमेज को, फोटोसिंथेटिक एपरेटस को डैमेज होने से, ऑक्सीजन से डैमेज होने से ये रोकते हैं। और तीसरा जो प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं, जो रेड और ब्लू पिगमेंट होते हैं, पर ये जो है ये एल्गी में ही पाए जाते हैं। ये सिर्फ रेड, ब्लू एल्गी या ग्रीन एल्गी या रेड एल्गी इसमें ही ये पाए जाते हैं। तो फाइकोबिलिन्स जो है ये पौधे में नहीं मिलेंगे, ये एल्गी में मिलेंगे, जबकि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल ये जो है पौधों में पाए जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम भी नहीं होता है। और फाइटोल चेन, जो कि उसमें एक चेन रहता है, फाइटोल चेन लंबा एक चेन रहता है कार्बन, हाइड्रोजन का, वो भी इसमें नहीं मिलता है। और बट क्लोरोफिल में वो मिलता है। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो 3 प्रकार के हुए। एक है क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी जो पौधों में पाया जाता है, और ए, बी, सी, डी, ई बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा है कैरोटीनॉइड्स, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं, और ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके, सोख के, और उस लाइट का जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए में। और तीसरे जो हैं वो फाइकोबिलिन्स हैं, जो सिर्फ एल्गी में पाए जाते हैं। तो जब लाइट की हम बात करते हैं कि कौन लाइट का जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि लाइट जो प्रकाश जो आता है सूरज से, उसमें कई तरह के वेवलेंथ वाले रेज होते हैं, जैसे माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है,
और जो विजिबल लाइट है। तो इसकी जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है ये 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक का होता है। इसमें इसी रेंज के लाइट को विजिबल लाइट बोला जाता है क्योंकि यही हम देख सकते हैं। और इसमें वायलेट से लेकर रेड तक जो कलर्स होते हैं उसमें इसी कलर्स में फोटोसिंथेसिस नॉर्मली होता है, दूसरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। यही जो रेंज है, ये विजिबल लाइट का जो रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर, इसी में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो इसी लाइट में होती है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें से ओनली विजिबल पार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो विजिबल पार्ट का लाइट है 400 से 700 नैनोमीटर का, उसी लाइट को ये फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो वायलेट, ब्लू और रेड पार्ट। तो ये जो वायलेट, ब्लू और रेड पार्ट जो होता है, जैसे हम देखें कि रेड से लेकर के वायलेट तक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें वायलेट पार्ट और ब्लू पार्ट और रेड पार्ट, ये तीनों पार्ट को ही क्लोरोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड्स जो है वो ब्लू और ब्लू ग्रीन पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम में लाइट होता है। तो जो वायलेट है, ब्लू है और रेड पार्ट है, ये तीन प्रकार के लाइट जो है वो क्लोरोफिल ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और कैरोटीनॉइड्स जो है ब्लू और ब्लू ग्रीन, ये वाला पोर्शन को जो है कैरोटीनॉइड्स ऑब्जर्व करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका दो तरह का सिस्टम देखा गया है जो थाइलाकॉइड्स में जो पिगमेंट्स रहते हैं। एक तो पिगमेंट सिस्टम 1 जिसको बोलते हैं, दूसरा पिगमेंट सिस्टम 2। तो ग्रीन प्लांट में जो है पिगमेंट सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन रहता है। मतलब कैरोटीनॉइड्स में दो प्रकार के हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन मिलेगा। और जो पिगमेंट सिस्टम 2 है इसमें क्लोरोफिल बी मिलता है और सम फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए और ज़ैंथोफिल मिलता है। तो जो हम देखें कि प्लांट्स में जो है जो तीन तरह के पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड्स, ये दो तरह के पिगमेंट प्लांट में मिलते हैं। फाइकोबिलिन जो है वो एल्गी में मिलते हैं। ये क्लोरोफिल में दो तरह का हुआ, एक हुआ ए और दूसरा हुआ बी। और इसमें भी दो तरह का हुआ, एक हुआ आपका कैरोटीन और दूसरा ज़ैंथोफिल। तो क्लोरोफिल फोटोसिस्टम ए जो है उसमें ये क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन, ये तीनों तरह के पिगमेंट्स उसमें मिलते हैं। और क्लोरोफिल बी, फोटोसिस्टम 2 की जब बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल मिलता है और कुछ क्लोरोफिल ए भी मिलता है, पर कम मिलता है। तो ये दो तरह के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं ग्रैना में, जहाँ पर कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पिगमेंट्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं। तो फोटोसिस्टम 1 में ये तीन मिलते हैं और फोटोसिस्टम 2 में ये दो और साथ में थोड़ा सा ये मिलता है। तो ये जो दो फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ये जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है, ये एक प्रोटीन के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फोटोसिस्टम 1 और 2 मिल करके, जिसको कि बोला जाता है साइटोक्रोम B8 कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये फोटोसिस्टम 1, 2 और कुछ प्रोटीन है वो मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फोटोसिस्टम 1, 2 और प्रोटीन मिल करके, जिसको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इमर्सन एंड आर्नोल्ड ने ये दिखाया था कि लगभग 2500 क्लोरोफिल के जो अणु है उनकी ज़रूरत होती है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। मतलब एक मॉलिक्यूल, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का जब ग्लूकोज में फिक्स होगा तो उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए उसके लिए 2500 क्लोरोफिल के अणु जो है उनकी ज़रूरत होती है, जो कि उतना एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश को, जिससे कि वो एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाएँ, यानी कि फोटोसिंथेसिस में उसको ऐड कर पाएँ।
तो द नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये जो 2500 क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं उनको मिला करके क्लोरोफिल यूनिट बोला जाता है। पहले उनको क्लोरोफिल यूनिट बोला जाता था, बाद में उनको चेंज करके बोला गया फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट मतलब उसमें 2500 क्लोरोफिल के अणु मिलेंगे और वो एब्जॉर्ब करते हैं प्रकाश को, और फिर उससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में है उसको ग्लूकोज के अंदर कार्बन अणु को डालना, तो उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, इसका जो प्रक्रिया है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। तो हम देखें पहले कि इसमें फोटोसिंथेटिक एपरेटस यानी कि जो इस फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेगा उसमें क्या है, एक फोटोसिस्टम 1 है और एक फोटोसिस्टम 2 है। तो फोटोसिस्टम 1 में ए क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन मिलता है, और फोटोसिस्टम 2 में बी, ज़ैंथोफिल और थोड़ा सा ए मिलता है। ये दोनों मिलके फोटोसिस्टम 1 और 2 बनाते हैं, और ये ग्रेना में पाए जाते हैं। ग्रेना में जो थाइलाकॉइड्स है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसके अपरेटस है या यंत्र हैं जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है लाइट रिएक्शन, इसको प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है, इसको हिल्स रिएक्शन भी बोला जाता है उनके नाम से, और आर्नॉन साइकिल भी बोला जाता है। तो ये प्राइमरी है क्योंकि इस पहले प्रोसेस में जो चीज़ें बनती हैं उनका इस्तेमाल कार्बन को फिक्स करने में या ग्लूकोज का अणु बनने में होता है। तो लाइट रिएक्शन में जो बनता है वो है ATP और NADPH2। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो एक ATP होता है और NADPH2 होता है। तो इसमें भी ऊर्जा रहती है, और ये भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के से होके गुजरता है तो फिर इससे भी ATP निकलता है। और जो डार्क रिएक्शन है जिसको कि ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं या पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस ATP और NADPH की मदद से ये ग्लूकोज में बदलता है। तो पहला जो स्टेप है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, इसमें ये दो चीज़ें बनती है। और दूसरा जो रिएक्शन है जो कि डार्क रिएक्शन है, यानी कि इसमें लाइट की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है, ये जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है डार्क रिएक्शन वाला प्रोसेस जो है ये स्ट्रोमा में होता है, और ये वाला प्रोसेस जो है वो ग्रेना में होता है, यानी कि थाइलाकॉइड्स में होता है। तो ये थाइलाकॉइड्स में ग्रेना में होता है और ये स्ट्रोमा में होता है। इसका प्रोडक्ट ये दो है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन के स्टेप्स जो हैं इसको हम आगे देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, प्रकाश को सोखा जाता है जो पिगमेंट्स हैं उनके द्वारा। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल के अलावा जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स हैं वो जो है वहाँ से उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र किया जाता है। लाइट एनर्जी जो ऊर्जा है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्लोरोफिल ए में जब ऊर्जा आती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। वो जो प्रकाश की ऊर्जा जो है जब उसमें ट्रांसफ़र होगी तो उसको बोलते हैं वो एक्टिवेट हो गया है, वो एक्टिवेट होता है। तो क्लोरोफिल ए में जब लाइट पड़ेगा, लाइट की एनर्जी जब इसमें आएगी तो ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट ऑफ क्लोरोफिल ए उसको बोलते हैं, उसमें चला जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को NAD जो है वो कैप्चर करता है। जो चौथा प्रोसेस होता है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन का निकलना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है। इसमें जो पानी है वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये लाइसिस मतलब टूटना, पानी का टूटना, पानी टूट जाता है। और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस बोला जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें जो घटनाएं हो रही है, एक तो पिगमेंट जो है प्रकाश को सोखती है, उसके बाद जो उसमें जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र करती है,
क्लोरोफिल ए का जो है एक्टिवेशन होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और दूसरी तरफ पानी जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है और जिसमें से जो है अल्टीमेटली NADPH2 और ATP बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है जिसके द्वारा NADPH2 और ATP का निर्माण होता है। तो ये लाइट रिएक्शन का जो मेजर स्टेप्स है वो ये हैं कि प्रकाश को सोखना, उसको एनर्जी जो है उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना क्लोरोफिल ए में, उसका एक्टिवेशन होना जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, पानी का टूटना उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ और यहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल जो है करके इसके जो NADPH2 और ATP का निर्माण किया जाता है। तो लाइट रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये क्लोरोफिल में हो रहा है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर यानी कि कार्बन जो जुड़ के ग्लूकोज बनेगा उसके लिए जो पावर की ज़रूरत है, जो ऊर्जा की ज़रूरत है, वो पहले ऊर्जा बनाई जाती है यहाँ पे। तो ATP और NADPH2 बनता है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, मतलब कि इसमें एसिमिलेशन करने का पावर इसमें तैयार होता है। और ये एसिमिलेटरी पावर कैन बी यूज इन डार्क रिएक्शन फॉर द कन्वर्शन ऑफ CO2 इंटू शुगर। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये होता है लाइट रिएक्शन में, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं सिंथेसिस ऑफ NADPH2, और प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इस रिएक्शन के दौरान। तो ये एक डायग्राम है जिससे आप देख सकते हैं कि ये फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 है। तो यहाँ पर जो लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिवेट होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो कई अलग अलग कंपाउंड्स के माध्यम से फाइटीन और प्लास्टोक्विनोन, इन सब के माध्यम से प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ साइटोक्रोम में आता है, और फिर वो ये जो प्रोसेस है उसमें से एनर्जी वो छोड़ता है और इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और ये फिर उस एनर्जी को ले करके फिर ये एक्टिवेट स्टेट में जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से होते हुए अल्टीमेटली NADPH जो है वो बनता है। तो ये एक उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। तो ये फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 है, जिसमें जब लाइट पड़ता है तो ये ये एक्टिवेट होते हैं, इसमें से एनर्जी निकलता है और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली जा कर के NADPH2 का निर्माण करता है। तो ये लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। तो दूसरा हिस्सा जो है, जो डार्क रिएक्शन होता है, जिसको कि ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं या पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये स्ट्रोमा में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो ये प्योरली एंजाइमेटिक है, इसमें प्रकाश का कोई रोल नहीं है, लाइट का रोल नहीं है, और ये लाइट रिएक्शन से थोड़ा धीमा होता है। और इसमें जो एनर्जी पुअर CO2 है, CO2 जिसमें कि कोई उतनी एनर्जी नहीं है, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। इसका इस्तेमाल करके जो ATP और NADPH2 जो बना है उसको इस्तेमाल करके बदला जाता है। तो इसमें नॉर्मली दो तरह का साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल जिसको बोलते हैं, दूसरा हैच एंड स्लैग पाथवे जिसको C4 साइकिल बोला जाता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ये दो तरीके से होता है। एक C3 साइकिल बोला जाता है जिसको कि कैल्विन साइकिल बोला जाता है, जिसको दूसरा जो है C4 साइकिल बोला जाता है। तो इसमें डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है और ये एंजाइम की मदद से हो रहा है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये इसमें जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। उसके लिए जो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लाइट रिएक्शन में बना है, NADPH2 और ATP बनता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरीके से होता है, इसको हम आगे देखते हैं। तो जो C3 साइकिल को जब हम देखेंगे, कैल्विन साइकिल, ये जो है 3 फेज़ में होता है, 3 प्रोसेस में होता है। एक कार्बोक्साइलेटिव फेज़ है, दूसरा रिडक्टिव फेज़ है और तीसरा रीजेनरेटिव फेज़ है। ये जो फेज़ है इनका नामकरण इसलिए किया गया है कि उसमें जो चीज़ें बन रही है, जैसे रीजेनरेटिव फेज़ है, इसमें यह है कि जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो कि कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होता है वो वापस तैयार होता है, इसलिए रीजेनरेटिव फेज़ है। रिडक्टिव फेज़ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और कार्बोक्साइलेटिव फेज़ ये जो पहला फेज़ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके उसको सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5C कंपाउंड में बदला जाता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है
इसको एक कंपाउंड है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, इसके साथ ये जुड़ता है और जुड़ के ये 3 मॉलिक्यूल बनाता है 5C कंपाउंड, जिसको बोलते हैं राइबुलोज डाइफॉस्फेट। जो राइबुलोज डाइफॉस्फेट का जुड़ करके, जो कि 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन के कंपाउंड है, ये जो है 5 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें 1 कार्बन का कंपाउंड है। तो इसके साथ ये जुड़ के जो है अल्टीमेटली 3 मॉलिक्यूल ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट 6C कंपाउंड बनता है। तो ये दोनों जुड़ के एक कंपाउंड बनते हैं जिसमें 6 कार्बन है, पर ये अनस्टेबल होता है। तो केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जाके जुड़ता है। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, ये दोनों जुड़ के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होता है और वो तुरंत टूट जाता है। वो जैसे ही टूट जाता है तो ये कन्वर्टेड बाय एडिशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो ये जो टूट जाता है, टूट के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसमें 3 कार्बन हैं, तो ये 3C कंपाउंड है। तो 1 कार्बन 5 कार्बन जुड़ के 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और ये फिर टूट के ऐसा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। तो इसमें एक में 3 कार्बन के अणु हैं। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये स्टेबल है। तो पहला जो स्टेबल का कंपाउंड इस प्रोसेस में बनता है, जो कि स्टेबल है, वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोला जाता है। और इसको केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनके नाम से इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन का, इसलिए इस 3 का कार्बन कंपाउंड है, इसलिए साइकिल इज़ नोन एज C3 साइकिल। इसके बाद का जो फेज़ है उसको रिडक्टिव फेज़ बोलते हैं, जिसमें ये फॉस्फोग्लिसराइड एसिड का जो अणु है इसमें फॉस्फोराइलेटेड होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। फॉस्फोरिलेटेड होना मतलब फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, तो ये कहाँ से आएगा, जो कि ATP से आएगा। ATP जो है लाइट रिएक्शन में बना है, उसी ATP का इस्तेमाल होगा जो कि लाइट रिएक्शन में बना है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ऑलरेडी है, एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो 2 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, तो डाई फॉस्फो हो जाएगा। तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और ATP का इस्तेमाल होगा तो उससे ADP निकलेगा। तो ये जो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यानी कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना कार्बन डाइऑक्साइड और राइबुलोज बाइफॉस्फेट से मिल करके जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इसके साथ फिर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो फिर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो डाई फॉस्फोग्लिसरिक बनता है। तो ये डाई फॉस्फोग्लिसरिक बन जाता है। तो इसी को यहाँ बोला गया है कि फॉस्फोग्लिसरिक ATP से जुड़ के 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक बन गया है। और ये जो डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, दे आर रिड्यूस्ड विद द यूज़ ऑफ NADP और उसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। तो इसके साथ फिर NADP यहाँ पे जुड़ता है और ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। तो ये PgAl बनता है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें भी 3 ही कार्बन है। ये तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर 6 कार्बन बना, जो अनस्टेबल है वो टूटा तो 3 कार्बन का कंपाउंड बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें और फॉस्फेट जुड़ा तो डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर उसमें से और NADPH की मदद से ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज होता है। तो उसके बाद का जो स्टेज है जिसको रीजनरेटिव फेज़ बोलते हैं, यानी कि जो राइबुलोज डाइफॉस्फेट है वो फिर से तैयार हो जाता है। तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है, यानी कि जो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस राइबुलोज बाइफॉस्फेट जो है, यहाँ से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। इसमें से कुछ जो है वो आइसोमेरेज एंजाइम का यूज़ करके ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कुछ बनते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये
5 कार्बन का कंपाउंड था, ये एक था, ये दोनों मिलके 3 कार्बन का कंपाउंड बना, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और ये दोनों जुड़ करके एल्डोलेज एक एंजाइम है तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये जुड़ करके फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज के साथ ये भी आइसोमर होता है और ये चेंज होकर ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो सकता है। तो ये जो है इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल करके अल्टीमेटली ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलता है। तो उसमें ये जब इस फॉर्म में आ गया तो जो गैसियस फॉर्म का कार्बन डाइऑक्साइड था वो जब इस फॉर्म में आ गया तो बोलेंगे वो फिक्स हो गया। तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन का फिक्स होता है। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है और अल्टीमेटली कार्बन इसके साथ जुड़ करके अल्टीमेटली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये दोनों जुड़ करके एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्टीमेटली फ्रुक्टोज में बदलते हैं या उससे ग्लूकोज में बदलते हैं। तो ये साइकिल जो है बार बार चलता है और इस तरीके से एक एक कार्बन का अणु जो है इस फॉर्म में फिक्स होता रहता है। और इसी प्रोसेस में जो राइबोलोज है ये इसमें से कुछ अणु जो है वापस राइबोलोज बाइफॉस्फेट में बदलते हैं तो वो फिर से जनरेट होता है और वो फिर से जाके दूसरे कार्बन के अणु को पकड़ता है और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है जिसको RUBP भी बोलते हैं, ये दोनों जुड़ के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि टूट जाता है। इसमें से ATP का इस्तेमाल करके ये टूटता है और टूट के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो कि फिर आगे चल के फिर ATP का यूज़ करके 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है और फिर ये NADPH का इस्तेमाल करके यहाँ से एनर्जी यूज़ करके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। और ये जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये 2 कंपाउंड बनते हैं जो कि आइसोमर होते हैं, मतलब इससे उससे उसमें इसमें चेंज हो सकता है। और ये जो है फिर यहाँ से बाहर निकलता है और ये 2 मिल करके ऐसे 2 अणु मिल करके ये इसी प्रकार के 2 अणु मिल करके अल्टीमेटली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, जिसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो कुछ कंपाउंड जो है इसमें से ये वापस इस साइकिल में जाता है और यहाँ से ये फिर ATP का इस्तेमाल करके फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाता है। तो कुछ जो है इसमें जाता है और कुछ फिर से वापस राइबोलोज डाइफॉस्फेट में चेंज होता है और वो फिर एक कार्बन के अणु को पकड़ता है और फिर से ये साइकिल जो है बार बार चलता रहता है। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे घुसा वो कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली यहाँ जाके ग्लूकोज में फिक्स हो जाता है, ग्लूकोज के अणु में वो जुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं कि कार्बन जो है वो फिक्स हो गया। इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि एनर्जी नहीं थी ज़्यादा, वो यहाँ जा कर के हाई एनर्जी कंपाउंड में चेंज हो जाती है, जिस एनर्जी जो है इस आपस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है और जब ये टूटता है तो वहाँ से फिर से एनर्जी निकलती है। तो दूसरा जो टाइप का पाथवे है जिसको C4 या हैट्स एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं, इसमें क्या है कि जो अंतर इस C3 और C4 में जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर है कि जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन का है। C3 में हम देखें हैं कि जब राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और वो टूट के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है PGA, जो कि पहला स्टेबल कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन रहता है, इसलिए उस साइकिल का नाम C3 साइकिल है। यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला कंपाउंड स्टेबल बनता है वो एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 पाथवे बोला जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलो एसिड बनता है, इसलिए इसको C4 साइकिल भी बोला जाता है। तो ये कॉमनली सीन ग्रासेस में, शुगर केन में है, मेज में है, सॉर्गम में है, एमरंथस इसमें ये पाया जाता है। और C4 साइकिल ध्यान रखिएगा, C3 साइकिल से कार्बन का इस्तेमाल करने में, ग्लूकोज बनाने में C4 साइकिल जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम है फॉस्फेनॉल पायरुवेट वो के साथ जब जुड़ता है तो वो एंजाइम जो है ज़्यादा एफिशिएंट है कार्बन को जोड़ने में कंपाउंड के साथ में, C3 कंपाउंड के साथ में। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो C4 प्लांट में एक अलग तरह का एनाटॉमी मिलता है, उनका लीफ थोड़ा अलग टाइप का होता है जिसको कि हम क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं।
तो इसको क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं कि इनका लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो क्या अलग होता है, तो इनमें जो वस्कुलर बंडल है यानी कि लीफ में जो वेन्स आते हैं जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और उसका, तो वो जो बंडल होते हैं उनके चारों तरफ जो है जो बंडल शीथ होता है, उस बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो वस्कुलर बंडल से सराउंडेड बाई बंडल शीथ, उसके चारों तरफ कुछ बंडल शीथ सेल्स होते हैं। तो ये बंडल शीथ जो सेल हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, इसमें पर इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट इस यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें वो छोटे होते हैं और उसमें ग्रेना होता है। तो इसमें बंडल शील सेल्स पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और यहाँ मेसोफिल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो है नॉर्मल उससे अलग है। तो ये जो एनाटमी है इसको हम बोलते हैं क्रैंस एनाटमी, क्रैंस के नाम के आधार पर। तो C4 साइकिल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पहला जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जो स्टेबल होता है, और ये जिस तरह के लीफ में होता है उसमें एक अलग एनाटॉमी मिलती है जिसको हम क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसमें 4 स्टेप है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, ये जो कंपाउंड है एक 3C कंपाउंड है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो C3 साइकिल है वहाँ जो पहला कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है वो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है, जबकि यहाँ जो जुड़ता है वो फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में पिऑक्सी कार्बोक्सिलेज, और जो कंपाउंड बनता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो चूँकि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए इस साइकिल को 4C साइकिल बोला जाता है। दूसरे स्टेट में क्या होता है कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है ऑक्सैलो एसीटेट, ये 4 कार्बन का, ये इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है, फिर वो टूटता है, टूट के एक एस्पार्टेट में चेंज होता है और एक मैलेट में चेंज होता है, या एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में चेंज होता है। ये भी 4 कार्बन के कंपाउंड है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो शीत के बंडल शीत के सेल हैं वहाँ पर ये एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड या एस्पार्टेट या मैलेट जो है ये स्प्लिट होते हैं एंजाइमिकली, यानी इनको तोड़ा जाता है जिससे कि फ्री कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से केल्विन साइकिल में चला जाता है। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो है कि पहले कार्बन को पकड़ा कैसे जाता है। वहाँ पर कार्बन को राइबुलोज बाइफॉस्फेट पकड़ता है और पकड़ के एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि टूट के इमीडिएटली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और यहाँ पर जो है वो केल्विन साइकिल में घुसने से पहले कार्बन को जो है राइबुलोज बाइफॉस्फेट के बजाय में फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट पकड़ता है और पकड़ के एक और 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, यानी कि ये पाइरूवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 कार्बन और ये 3 कार्बन मिल करके 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको ऑक्सैलो एसीटेट बोलते हैं। ये ऑक्सैलो एसीटेट में थोड़ा चेंज होता है होके ये एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड बनता है, और ये बंडल शीट के सेल में फिर ये जो है ये टूट जाते हैं। ये 4 कार्बन है तो इसमें से फिर 3 कार्बन वाला ये फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट वापस निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्री हो जाता है, वो फिर से केल्विन साइकिल में चला जाता है। तो केल्विन साइकिल में फिर वो राइबुलोज बाइफॉस्फेट में जाएगा और वहाँ फिर से केल्विन साइकिल होगा और फिक्स होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये C4 में अलग है और C3 में अलग है, यहाँ तक बाकी का प्रोसेस सेम होता है। और एक स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से वापस निकल जाता है, ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल, ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल का फिर से इसमें ट्रांसफ़र टू क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में चला जाता है। वहाँ पर इसका फॉस्फोरिलेशन होता है, यानी कि इसमें फॉस्फोरस जुड़ जाता है और जुड़ के ये फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट बन जाता है। तो जो पाइरूवेट यहाँ से निकलता है, यहाँ से 3 कार्बन का जो पाइरूवेट निकलता है, ये पाइरूवेट में फॉस्फोरस जुड़ जाता है और ये जुड़ करके ये फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट बन जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये होता रहता है। तो यहाँ पर जो कार्बन को डाइऑक्साइड को जो पकड़ने का प्रोसेस जो है इनिशियली वो डिफरेंट होता है। इसमें दूसरे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, दूसरे कंपाउंड इन्वॉल्व है। C3 में ये है और C4 में C3 में राइबुलोज है, बाइफॉस्फेट है और इसमें फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट है। उसमें पहला जो कंपाउंड बनता है वो 3C 3 कार्बन का बनता है स्टेबल, और इसमें 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बनता है। फिर ये टूट के अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और निकल के फिर से वो केल्विन साइकिल में चला जाता है। और ये जो पाइरूवेट निकला ये फिर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ करके फिर से फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट में बदल जाता है। तो ये उसी का एक डायग्राम है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड आया
फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ जुड़ा, इस एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट बना जो कि चेंज होकर मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड में बदलता है, और फिर ये जो है फिर से वापस यहाँ से CO2 निकल जाता है और जो कि फिर केल्विन साइकिल में चला जाता है, और ये जो पायरुवेट निकला ये फिर एक फॉस्फेट ग्रुप का इस्तेमाल करके फिर से फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में चला जाता है। तो ये फॉस्फोएनॉल पायरुवेट का काम ये है कि कार्बन को पकड़ना, ऑक्सैलोएसीटेट में बदलना, मैलेट में बदलना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना और वापस पायरुवेट में बदलना और वापस फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में बदलना। तो ये इधर एक अलग साइकिल चलता है जिसमें कि वो कार्बन को पकड़ता है और छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, और ये कार्बन फिर से केल्विन साइकिल में चला जाता है, जहाँ पर ये वापस जो C3 का जो साइकिल है केल्विन साइकिल, वही साइकिल चलता रहता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है। एक तीसरा साइकिल जो चलता है जिसको कि हम कैम साइकिल बोलते हैं, क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म में कैम साइकिल बोलते हैं। ये रिएक्शन होता है, ये एक उन पौधों में होता है जो नॉर्मली ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो हीट बहुत ज़्यादा या सूखा का कंडीशन होता है, तो वहाँ पर क्या है, स्टोमाटा इनका दिन में लगभग बंद रहता है। तो इनका स्टोमाटा रात में जब धूप नहीं होती तो इनका स्टोमाटा खुलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी समय अंदर आता है। तो इसमें इन्होंने ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि जिसमें रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको ये पकड़ते हैं और पकड़ के उसको एक फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में चेंज करके रखते हैं जो कि दिन में जब बाकी दिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड आना बंद हो रहता है क्योंकि स्टोमाटा बंद रहता है, तो उस समय ये डार्क रिएक्शन वाला प्रोसेस करते हैं। तो ये जो है एक साइक्लिक ऐसा रिएक्शन है जो कि डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, और इसको क्रेसुलेसी फैमिली में ये होता है। ये नॉर्मली होता है, ये पत्तियां जो है वो सक्युलेंट होती है, मतलब वो मोटी और इस टाइप की पत्ती होती है जैसे कैक्टस वगैरह में मिलती है पत्ती। तो इसमें स्टोमाटा जो है दिन में मोस्टली बंद रहता है। तो इसमें जो CO2 का फिक्सेशन का प्रोसेस है, तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो मैलिक एसिड बनता है। तो C3 साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, और इसमें जो बनता है वो मैलिक एसिड बनता है। तो ये जो है एक तीसरा ऑल्टरनेटिव पाथवे है, ये भी मेसोफिल सेल्स में होता है। तो इसमें ये जनरली सक्युलेंट होते हैं, ग्रो अंडर एक्सट्रीमली जेरिक कंडीशन, मतलब सूखे की हालत में ये पैदा होते हैं, नॉर्मली ये पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें स्टोमाटा सिर्फ रात में खुलता है। तो इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि रात में खुलता है तो वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो उसको पकड़ के रख लेते हैं मैलिक एसिड बना करके, और सुबह के टाइम में उनका C3 केल्विन साइकिल चलता है। तो इसमें 2 स्टेप होता है, एक है एसिडिफिकेशन, दूसरा डी एसिडिफिकेशन। तो जो एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो सेल के अंदर मौजूद है उस कार्बोहाइड्रेट को जो है ना ये तोड़ के फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड में बदलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर मौजूद है वो फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड में बदलता है। स्टोमाटा जो है रात के समय खुलता है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा में डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आता है। तो ये जो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये NADPH के प्रेजेंस में और इस मैलिक डिहाइड्रोजनेस एजेंट के प्रेजेंस में मैलिक एसिड में बदलता है, और मैलिक एसिड में बदल के ये वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ जो होती है उसके अंदर स्टोर रहता है। तो रात के समय में ये प्रोसेस होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो फॉस्फोरल पायरुवेट उसको लेके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा, और उसको फिर चेंज होके वो मैलिक एसिड बन जाएगा, और मैलिक एसिड होके वो स्टोर फॉर्म होके रहता है। ये मैलिक एसिड जो है ये रात के समय पैदा होता है और ये वैक्यूल में ये स्टोर रहता है। तो दूसरा जो प्रोसेस होता है डी एसिडिफिकेशन का, इसमें क्या हो रहा है कि जब स्टोमाटा बंद है तो मैलिक एसिड उसमें बन गया है, और वो जो है मैलिक एसिड वापस जो है वो उसमें से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन कार्बन निकल जाता है और फिर से पायरुविक एसिड बनता है। तो जो मैलिक एसिड रात में बना था वो मैलिक एंजाइम एक है, उसके प्रेजेंस में फिर से पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर से C3 साइकिल जो है उसमें चला जाता है, और जो C3 साइकिल में जैसा होता है वैसा ये फिर से ग्लूकोज बनाता है जा कर के। तो इसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्रोडक्ट पहला बनता है
वो मैलिक एसिड बनता है, और ये मैलिक एसिड का फिर से टूट के पायरुविक एसिड बन रहा है, तो इसलिए इसको डी एसिडिफिकेशन बोल रहा है। वहाँ एसिडिफिकेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मैलिक एसिड में चेंज हुआ, जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, और यहाँ पर उस मैलिक एसिड से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का डी एसिडिफिकेशन हो गया। वो फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो वापस C3 साइकिल में चला जाता है। तो ये जो तीनों साइकिल है, कैम है या C4 है या C3 है, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो उसी स्टेप में है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन कर रहा है और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसी में तीनों में डिफरेंस है। और बाकी का जो प्रोसेस है वो केल्विन साइकिल का, वो तीनों में सेम रहता है। तो ये हम जैसे देखेंगे कि रात के समय क्या हो रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट करके फॉस्फोइनल पायरुवेट में बदलता है, PEP। ये फॉस्फोइनल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, जो कि टूट करके फर्दर मैलिक एसिड में चेंज होता है। तो ये मैलिक एसिड के फॉर्म में ये स्टोर रहता है। और दिन के समय क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है तो उस समय C3 साइकिल वाला प्रोसेस चलता है। ये मैलिक एसिड फिर से टूटता है, टूट के ये पायरुविक एसिड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर से केल्विन साइकिल में चला जाता है, और केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है वो होता है, और उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये जो है दोनों कैम पाथवे का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो C3 C4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो C3 में सिर्फ C3 साइकिल होता है, यानी कि केल्विन साइकिल सिर्फ वही होता है। इसमें C4 और C3 दो तरह के साइकिल होते हैं, क्योंकि पहला जो साइकिल है जिसमें फॉस्फोइनल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसको एक 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, और इसमें जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और फिर केल्विन साइकिल में घुसता है। तो इसमें दोनों साइकिल पाया जाता है, इसमें सिर्फ C3 साइकिल है। ये जो है लेस एफिशिएंट है, ये मोर एफिशिएंट है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ये कार्बन की कम मात्रा में भी ये साइकिल चलता है। कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन कम है उस केस में भी ये साइकिल ऑपरेट करता है। ये कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम है उस स्टेज में ये साइकिल ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो एंजाइम है, पहला एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, फॉस्फोइनल पायरुवेट के साथ जो ट्रैप करने वाला एंजाइम है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। CO2 एक्सेप्टर इसमें राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, डाईफॉस्फेट है, इसमें फॉस्फोइनल पायरुवेट है। इसमें पहला स्टेबल जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, और इसमें ऑक्सैलोएसिटेट बनता है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। प्लांट्स शो 1 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मोनोमॉर्फिक, मतलब इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट रहता है, जबकि इसमें 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट है, जैसा कि इसका देखते हैं हम। इसमें पैरेन्काइमेटिस बंडल शीथ में और मेसोफिल सेल्स में 2 में क्लोरोप्लास्ट, एक में ग्रेना होता है, एक नहीं होता है। तो ये डाईमॉर्फिक इसलिए इसको बोला जाता है। इसमें 2 पिगमेंट सिस्टम काम करता है, फोटोसिस्टम 1 और 2। इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं रहता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका जो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो है 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये काम अच्छा करते हैं। तो नेचुरली ये वो पौधे हैं जो कि ड्राई एरिया वाले पौधे हैं, जहाँ पर ये सिस्टम चलता है। तो वार्म क्लाइमेट के प्लांट है। तो ये दोनों में एक कंपैरिजन है। तो C3 और C4 में, इसलिए C4 प्लांट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में भी काम करते हैं, और इनका जो एंजाइम है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो कम कंसंट्रेशन में भी ये कार्बन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए ये वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। जैसा लाइट है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो लाइट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। पर देखा गया है कि अगर लाइट की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगता है। और एक स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी, मतलब प्रकाश की उतनी मात्रा जिसमें कि जो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस में और जो रेस्पिरेशन में रिलीज़ हो रहा है, यानी श्वसन में जितनी निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस में जितनी यूज़ हो रही है,
जब दोनों की मात्रा बराबर हो रही है जितने लाइट की मात्रा में, उसको हम बोलते हैं लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट। तो उसको बोला जाता है लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट, मतलब प्रकाश की उतनी मात्रा जिसमें कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही निकल रहा है शोषण में और फोटोसिंथेसिस में भी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ विजिबल पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम में होता है, यानी कि जो हम आँख से देख सकते हैं, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है रेड लाइट में, उसके बाद ब्लू लाइट में। और ट्रॉपिकल प्लांट्स है जहाँ पे ज़्यादा समय तक प्रकाश मिलता है, 10 से 12 घंटा, उसमें देखा जाता है अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका रॉ मटेरियल है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता रहता है तो शुरू में तो ये बढ़ता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बट इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट अगर CO2 का ज़्यादा मात्रा आ जाएगा तो वो टॉक्सिक होता है पौधों के लिए, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। टेम्परेचर भी देखा जाता है कि अप टू 40 डिग्री C जो है अच्छा चलता है। टेम्परेचर का सीधा सीधा रोल जो है एंजाइम से है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंजाइम का स्ट्रक्चर नष्ट होने लगता है, तो वो फिर इफेक्टिवली काम नहीं करता है। तो अप टू 40 डिग्री पर एंजाइम्स अच्छा काम करते हैं। उसके ऊपर जो है, पर कुछ में ये भी देखा गया है कि बहुत कम टेम्परेचर में भी एंजाइम काम करता है, इवन माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है उसमें भी काम करता है। बट ये है कि 30-40 डिग्री तक एंजाइम जो है 30 से 40 के बीच में एंजाइम अच्छा फंक्शन करते हैं। वाटर भी एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो पर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो है जितना पौधा पानी सोखता है उसका लगभग 1% ही इसमें यूज़ होता है। तो ये कभी भी फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब जिसके नहीं रहने से, जिसके कम हो जाने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ऑक्सीजन जो है ये बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। जब सूर्य लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होता है, पानी का टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है मेनी प्लांट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो देखा जाता है कि कभी कभी इसका रेट घट जाता है। इसके अलावा मिनरल एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अहम हिस्सा है, तो इस तरह से एलिमेंट्स का होना, क्लोरोफिल कंटेंट कितना ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लीफ कैसा है, लीफ का एंगल कैसा है, कितना चौड़ा कितना है, जो बड़ी पत्तियां हैं उसमें ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, वो किस एंगल पे है, तो लाइट कैसा पड़ रहा है उसके ऊपर, वो सब स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अंदर कितना अवेलेबल है लीफ के अंदर, जिससे कि ब्रेक डाउन होके एनर्जी मिलती है उसको, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, दूसरा देखा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है उसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए फिर भी फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है, क्योंकि कोई यूज़ नहीं हो रहा है, वहीं जमा होता जा रहा है, तो वहाँ भी ये जो है रेट घटता है। और फाइटो हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो पत्तियों में पाए जाते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, देखा जाता है कि इनके प्रेजेंस में जो है वो ये कार्बोक्सिलिक की एक्टिविटी जो है, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं।